Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th and Standard 12th. आप लोगों को इंग्लिश का जो ग्रामर था उसमें हमने पंक्चुएशन पढ़ाना शुरू किया था। उसको पहले जो शुरू का जो क्लास था उसमें हमने फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन वगैरह वगैरह सब बताया हमने, और अंत में हम लोग एक मोटा मोटी हाइफन तक हम लोग पढ़ के आगे बढ़े थे सेकंड क्लास में। अभी जो बचा है लास्ट इस क्लास में वो आगे की जो चीज होंगी, यानी डैश है, इन्वर्टेड कॉमास है, जो भी चीज है उसमें से हम लोग को देखना है, ये एपोस्ट्रोफी एस है, ये वगैरह वगैरह, इसको हम लोग आज देखेंगे और फिर इसको समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं, छोटा सा चीज है, उसके बाद यहाँ क्लास में आकर डिस्कस करते हैं। चलिए आइए। हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 12th। देखिए, जितने भी मेरे इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग ध्यान से सुने। इसके पहले भी मैंने 2 क्लास लिया था पंक्चुएशन का, और ये आखिरी एक क्लास है जो शेष बचे हुए पंक्चुएशन में, वो मैं इस क्लास में पूरा करूँगा आप लोगों के लिए। मैंने पहले भी बताया कि मैंने देखा है बहुत जगह पंक्चुएशन अनटच्ड हो जाता है, बहुत सारे क्लासेस में नहीं इसका डिस्कस किया जाता है। तो मैंने इसीलिए सोचा आप लोगों के लिए पंक्चुएशन का एक जिक्र करूँ क्लास में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। करेक्ट लिखना, करेक्ट बोलना, उसके लिए जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पंक्चुएशन का जिक्र किया, और ये जो लास्ट क्लास में जो हमारे शेष बचे हुए हैं 2-3, उसको मैं यहाँ आप लोग के लिए डिस्कस करूँगा। चलिए हमारे साथ पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास में इसका जिक्र करेंगे। तो देखिए, अब जो शेष बचा हुआ है उसमें से एक है डैश। आपको दिखाई दे रहा है डैश। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने कहा था कि देखिए, हाइफन और डैश में जो है वो एक अंतर आता है। दोनों एक ही तरह का देखने को होता है, लेकिन हाइफन छोटा सा होता है और डैश थोड़ा बड़ा दिया जाता है ना। तो डैश कहाँ लगता है? देखिए, कभी कभी जहां कोलोन का प्रयोग किया जा सकता है वहां डैश का भी प्रयोग किया जाता है। लिस्ट ऑफ थिंग्स, एग्जाम्पल्स या वाक्य में पहले कही हुई बातों के बाद अगर उस संबंध में कोई एक्सप्लेनेशंस या इलस्ट्रेशंस या स्टेटमेंट देना हो तो डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट द फॉलोइंग, मुझे ये चाहिए। आई वॉन्ट द फॉलोइंग, क्या चाहिए? अब यहां डैश दे दिया आपने। 10 नोटबुक्स, अब देखो नोट और बुक्स के अंदर छोटा सा, इसको हम लोग क्या बोले? हाइफन। 2 पेन्स, 4 पेंसिल्स एंड 1 इंक पॉट। इंक और पॉट 2 अलग अलग चीज़ें, इसलिए छोटा सा वहां हाइफन दिया गया है। 2 संख्याओं के बीच में डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम तथा अंतिम संख्या के बीच की लुप्त संख्या या संख्याओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे 1970 डैश 1980, यानी अगर मानिए आपने 1970 से शुरू किया, 71, 72, 73, 74 करते करते लिखते लिखते 1980 तक आने तक इतना लिखना ना पड़े, इसलिए शुरू से लेकर अंत को बताने के लिए बीच में सिर्फ डैश दे दिया जाता है। यानी इसका मतलब ये कहा जाता है कि 70 से लेकर 80 के बीच की बात, यानी वहां से यहां तक। बात समझ में आ गया? जैसे 1 to 10th चैप्टर जो भी है, या पेज 10 to 100 कुछ भी हो, तो ये बताने के लिए उसके बीच पूरा ना लिखकर उसके बीच में ये डैश दे दिया जाता है। किसी कोटेशंस के प्रारंभ में डैश का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टीचर सेड डैश, क्या बोले टीचर? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो वहां ऐसे जगहों में, खास जगह में यहां डैश का प्रयोग कर लिया जाता है। बहुत छोटा सा चीज़ है, दिमाग में रहेगा, आप लोगों को समझ में रहेगी पूरा बात, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी को हम लोग कहते हैं, देखिए जैसे का, के, की, ऐसे बात हम लोग बोलते हैं ना, तो कंट्रैक्शंस यानी संक्षिप्त शब्दों में लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। यानी एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कुछ अंदर जो है वो छुपा हुआ है। जैसे मानी MA एपोस्ट्रोफी AM, तो D यहाँ छुपा हुआ है, लुप्त है। मैडम, मैम, ऐसे। कांट, कैन नॉट। आर नॉट, आर्ट। या आई एम, आई वहाँ एपोस्ट्रोफी M, आई एम। आई विल, इट इज। ऑफ द क्लॉक, तो O के बाद क्लॉक। 82 यानी 1982, तो वहाँ पर हम लोग 82 देके छोड़ दी, जैसे मानिए उसमें रख के। तो ऐसे जगह में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नाउन के पॉजिटिव फॉर्म में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव जो अगर फॉर्म हमको अधिकार कुछ देना है, राम्स फादर, जैसे हम लोग कुछ बोले राम्स काउ, द काउज मिल्क, द बॉयज नेम्स, ऐसे जगह में, यानी उसका
राम के गाय, द गाय की दूध, या बच्चों के नाम, ऐसी जगह में संख्या तथा अक्षरों को प्लूरल बनाने में एपोस्ट्रोफी एस प्रयुक्त होता है। जैसे एड 4 3 एपोस्ट्रोफी एस एंड द रिजल्ट इज 12, 3s यानी 3 3 3। अब जोड़ो तो 3 3 3, जैसे बोले एड 4 3 यानी 4 3 3 के साथ, तो क्या कर दिए इसको 3 × 4 12, रिजल्ट हो गया। योर टी एपोस्ट्रोफी एस यानी क्या हो गया, आई एपोस्ट्रोफी एस लुक अलाइक, जैसे क्या होता है एक तरह का, संख्या तथा अक्षरों को प्लूरल बनाने में, उसको अगर प्लूरल बना रहे हैं ना, संख्या को प्लूरल बनाना है, यानी टी एपोस्ट्रोफी एस टी 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 जैसे बोले बहुत सारे, आई एपोस्ट्रोफी एस यानी चाहे वो संख्या हो या अक्षर हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। संख्या यदि शब्दों में लिखी जाए तो उसका प्लूरल एस ई एस लगाकर बनाना है, तो उस जगह केवल एपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं होता है। यदि शब्दों में लिखा जाता है सचिन हिट 3 4s, तो यहाँ 3 चौके लगाए एंड 2 6s, तो यहाँ वो एपोस्ट्रोफी एस का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्या को शब्दों में लिखा गया है। 4 केवल 4, वहाँ पर संख्या नहीं है, उसको शब्दों में लिखा गया 4 FOUR, तो वहाँ पर 4 से फोर्स होना है। या 2 TWO, तो 2 6s, 6 को 6s करना है SIX। आ गया समझ में? एंड वन मोर दैट इज इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास जो है को कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। कोटेशन मार्क्स यानी कुछ कोट किया गया है शब्द जो, या मतलब कुछ चीज़ें बोली गई है, कथन हो, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, भी हो सकते हैं। और वो इन्वर्टेड कॉमा सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इनके मुख्य प्रयोग इस प्रकार है। जैसे इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कोटेशन तथा डायरेक्ट स्पीच को घेरने के लिए किया जाता है। जैसे ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, तो ही सेड के बाद व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ देखिए इवन जो इन्वर्टेड कॉमा जो रखा गया है जिज्ञासा चिन्ह को लेकर घेरा गया है। शेक्सपियर सेज कॉमा स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। देखिए पूरी चीज़ वो एडवर्सिटी फुल स्टॉप लगाए, ऐसा नहीं कि इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप भी उसके अंदर जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान देने वाली है। इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग पुस्तक, कहानी, कविता, लेख, अखबार आदि के नाम के साथ भी होता है। जैसे हैव यू रेड हेमलेट, ओड ऑन सॉलिट्यूड इज अ फेमस पोएम। तो ये जो कविता का नाम है वो उसको हम लोग किससे जोड़ देते हैं? इन्वर्टेड कॉमा से अलग कर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस को भी इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा जाता है जिस पर विशेष ध्यान, स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, या जो कंटेक्स्ट में अनयूजुअल हो, कुछ स्पेशलिटी अगर उसमें हो। जैसे द वर्ड प्लीज़ इज़ अ वेरी यूजफुल वर्ड, तो प्लीज़ को वहाँ लिखने के बाद अगर प्लीज़ लिख रहे इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया गया उसको। अगर कोटेशन के भीतर भी कोटेशन हो तो भीतरी कोटेशन के लिए वैसे इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं, जैसा मेन कोटेशन के लिए नहीं किया गया है। जैसे देखिए ही आस्क्ड मी हैव यू रेड हेमलेट। अब देखिए यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमास हमने रखा है तो वहाँ डबल डबल करके रखा गया हैव यू रेड हेमलेट, है ना। तो यहाँ पर जो हमने इन्वर्टेड कॉमा रखे हैं का प्रयोग किए हैं वो किस तरह का, देखिए एक सिंगल कॉमा के अंदर हेमलेट, उसको ही आस्क्ड मी हैव यू रेड हेमलेट, वहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ पर ही हैव यू रेड हेमलेट। तो यानी अगर कोटेशन के भीतर भी कोटेशन हो तो भीतरी कोटेशन के लिए वैसे इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं जैसा मेन कोटेशन के लिए नहीं किया गया है। आगे समझ में, यानी जहां वो वहां नहीं करेंगे तो उसको अलग दिखने के लिए यहां ये कर सकते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस में हमने क्या किया, सिंगल कॉमा से इन्वर्टेड किए, तो वहां पर देखिए हेमलेट को हमने डबल कॉमा से उसमें इन्वर्टेड कॉमा रखे उसमें से। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी जहां पर हम डबल कॉमास के द्वारा इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहे हैं वहां अगर नीचे अंदर नाम हम हेमलेट रख रहे हैं सिंगल, तो वो सिंगल कॉमा से हम लोग उसको इन्वर्टेड कॉमा के तहत यूज़ करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, आइए क्लास में फिर हम लोग बात करते हैं। ये था आप लोग का पंक्चुएशन का क्लास, ठीक है। चलिए आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आपने देखा कि कहां फुल स्टॉप लगा देने हैं, कहां पर कॉमा छोड़ना है, कहां सेमीकोलन देना है, कहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, कहां नोट ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह किस वाक्य में लगेगा। उस वाक्य को देखते ही आप समझ जाएंगे ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव है।
इस तरह का, ये डायरेक्ट स्पीच में, ये इनडायरेक्ट स्पीच में उस तरीके से पता चल जाता है। किसी किसी चीज को खास करके ये एपोस्ट्रोफी एस किस लिए रखा गया है, जब हम नंबर में सिंगुलर प्लूरल इस चीज को बताने के लिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से का के की हम उसके पॉजिटिवनेस को बताने के लिए, यानी अधिकारवाचक जिसको होते हैं अधिकार को बताने के लिए, राम्स पेन या राम्स फादर ऐसे बोल रहे हैं, तो यानी एपोस्ट्रोफी एस, राम के पिता या राम का कलम ऐसा। तो ये छोटी छोटी चीज जो थी ये मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया आप लोगों के सामने, और बुक्स का जो चैप्टर है वो तो आप लोगों ने देख लिया, उसमें से वो भी आपके सामने है। तो ये टोटल जो क्लास था, जितने भी 3 क्लास में हमने इसको तोड़ दिया, क्योंकि आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करने में सुविधा हो इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। इसके बाद जो चीज हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे वो आपका मेन कोर्स का जो ग्रामर, आपका सिलेबस का जो ग्रामर होगा, यानी उसको हमने यहाँ कवर करना है आप लोगों को। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।